नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को, संपूर्ण भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और फिर आगे हम लोग बिहार की चर्चा करेंगे। बिहार की चर्चा ही करते हैं। कल रविवार का दिन था, हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। और बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम, बड़ा राजनीतिक घटना राजद के भीतर हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव अब राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं रही। तो इसका असर ये हुआ कि भले ही कार्यकारी अध्यक्ष वह कहे जाएंगे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में ही होगी। अब तेजस्वी प्रसाद यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद राजद के भीतर, परिवार के भीतर और विभिन्न राजनीतिक दलों के भीतर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। संजय यादव, जो चाणक्य माने जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के, उन्होंने क्या कहा सबों ने देखा। लेकिन रोहिणी आचार्य ने पंप हुआ, शहजादा, कठपुतली सब कुछ कर दिया। और तेजस्वी प्रसाद यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेज प्रताप यादव ने बधाई तो दी लेकिन बाद में रोहिणी आचार्य के बयान का समर्थन कर। खैर चलिए, देखिए, विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। यदि 2015, 2020, 2025 के चुनाव की बात करें तो 2025 का चुनाव ही संपूर्ण रूप से राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, वह तेजस्वी यादव के हवाले। अब सवाल यह पैदा होगा कि क्या तेजस्वी यादव, जो राजद की स्थिति हो गई है, उसे उबार पाएंगे। सवाल यह होगा कि बिहार में समाजवादी आंदोलन के नेताओं के हाथों में जो पार्टियों की कमान थी, रामविलास पासवान रहे नहीं, नीतीश कुमार अंतिम पारी खेल रहे हैं, लालू यादव का एक तरीके से सन्यासी है। तो क्या नए युग का अवतरण हो रहा है और समाजवादी आंदोलन, या यूं कहें कि जेपी आंदोलन से उपजे सुशील कुमार मोदी भी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका अंत्यकाल अब देख ही रहे हैं। तो बदली हुई परिस्थितियों में बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। प्रेम कुमार मनी ने भी बहुत लंबा चौड़ लिखा, शिवानंद तिवारी ने पहले ही टिप्पणी की थी कि तेजस्वी यादव, क्या इतनी एनर्जी है, क्या इतनी ऊर्जा है, क्या इतना भरोसा जीत पाएंगे। और जो कहा जाता है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें अपने भीतर, मतलब बिहार के लोगों के बीच नहीं, अपने भीतर समेट कर रखे हैं। क्या तेजस्वी यादव इस परिधि से बाहर निकलेंगे? राजद जो है अभी क्या, राजद बिहार में है और गठबंधन के कारण झारखंड में है। तो राजद राजद जिंदा होगा, राजद की ताकत बढ़ेगी, या राजद एक इतिहास बन जाएगा। अब सब कुछ तेजस्वी यादव के। मीसा भारती की भी बहुत प्रतिक्रिया हम लोगों ने नहीं देखी है, यह भी नोट करने की बात है, जो कभी इस बात के लिए जानी जाती थी कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी की कमान मीसा भारती को मिलेगी। आगे राज्यसभा का चुनाव है, पहला लिटमस टेस्ट नहीं होना है कि छठे उम्मीदवार की हिम्मत है क्या, है क्या। तो अब आगे की टिप्पणी अजीत जी आपकी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दो तीन बातें आपने जिन लोगों का जिक्र किया हम भी करेंगे। हम मेरे दिमाग में भी प्रेम कुमार मणि वाली पोस्ट है जो उन्होंने एक टिप्पणी किया। वो बड़े नजदीक से राजनीति को देखते हैं, खासतौर से समाजवादी राजनीति और इन नेताओं को। लेकिन उससे पहले एक चीज, हमने कल राजकुमार जैन है, एक बड़े समाजवादी नेता रहे और बड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं, समाजवाद के जो असली चेहरे। तो उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा था, किसी ने शेयर किया सोशल मीडिया में उसको। ये अक्सर हम लोग भी हमेशा जो बिहार में समाजवाद की बात शुरू करते हैं तो लालू यादव और नीतीश कुमार या रामविलास पासवान हम लोग करते हैं, सुशील मोदी, हम लोग इन्हीं लोगों की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में अगर समाजवाद की एक धारा बची हुई है और उस तरह के नेता हैं जो कम से कम संसाधनों में राजनीति करते हैं, लड़ते हैं लोगों के अधिकारों के लिए, तो उन्होंने दो नेताओं की मिसाल दी थी कि ये उनका सबसे बड़ा असर है, एक कर्पूरी ठाकुर और दूसरा रामानंद तिवारी का। उन्होंने कहा कि रामानंद तिवारी और कर्पूरी ठाकुर दो ऐसे समाजवादी नेता थे जिन्होंने बुनियाद रखी और उनसे प्रेरित होकर के आज तक की पीढ़ी वह राजनीति, उस तरह की राजनीति करती है। अब कम लोग बचे हैं लेकिन
असली चीज यही है कि आप उनकी तरह की राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं, कि नहीं करते हैं, न्यूनतम में आप अपना जीवन चलाते हैं या नहीं, और न्यूनतम में अपनी राजनीति करते हैं कि नहीं। समाज से न्यूनतम लेना और अधिकतम देना, ये समाजवाद की परिभाषा रही है, ये मधु लिमये की और लोहिया की परिभाषा रही है। अब तो उस तरह का कोई नेता बिहार में बचा नहीं। तो ये उन बिल्कुल दोनों को हमेशा हम लोग को याद करना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी को। तो जी एक तो ये समाजवाद की राजनीति की जब बात होगी तो होगी। अब हम प्रेम कुमार मणि की बात से ही बात शुरू करते हैं। उन्होंने एक बड़ी बड़ी मारक बातें कही है, दो तीन, ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि सत्ता का यह संघर्ष उसी तरह का है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का सत्ता का संघर्ष उसी तरह का है जिस तरह का संघर्ष इतिहास में औरंगजेब के समय शाहजहां से उनके बेटों को सत्ता के ट्रांसफर के समय देखा गया था। शाहजहां के समय जिस तरह का सत्ता संघर्ष हुआ शाहजहां के दो बेटों के बीच में, ऐसे तो उनके चार बेटों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें से औरंगजेब ने बाकी तीन बेटों का सर कलम करा करके और हाथी पर रख के घुमाया चांदनी चौक में, और एक बेटे का सर अपने पिता को भेजा तस्तरी में रख के। ये प्रेम कुमार मणि का कहना है कि उस तरह का संघर्ष हो रहा है। जी और जैसे दो बेटों का उन्होंने जिक्र किया, औरंगजेब और दारा शिकोह का, शाहजहां के दो बेटों का, और उन्होंने कहा दो बहनें उस समय भी एक एक भाई के साथ थी। जी तो ये भी देखने की बात है। अभी ये माना जा रहा है, जो आपने मीसा भारती का कहा, कि वो माना जा रहा है कि अभी किसी न किसी टैक्टिकल तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से तेजस्वी यादव के साथ हैं। रोहिणी आचार्य उनके खिलाफ हैं, उनको मान सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ में है। तो ये जो एक बहन, जैसे उस समय भी एक बहन औरंगजेब के साथ थी जहां रोशन आरा बेगम, और दूसरी बहन जहां आरा बेगम थी जो अपने दूसरे भाई दारा सिकोह के साथ थी, जिनको शाहजहां ने अपने बेटे शाहजहां को के साथ ही कैद कर दिया था औरंगजेब ने, अपनी उस बहन को। और जी दूसरी बहन ने भी बड़ी राज, जो बहन साथ दे रही थी औरंगजेब का, रोशन आरा बेगम, उन्होंने बाद में जब राजनीति करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उनको भी अंधा करवा दिया था। तो ये इतिहास का एक सबक है जो सब आदमी को ध्यान रखना चाहिए है सत्ता में, जब सत्ता की लड़ाई में जब आप पक्ष चुनते हैं। तो ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी तुलना है कि इससे इससे कई चीजें जाहिर होती हैं। एक पहली चीज तो ये जाहिर होती है कि कोई कोई खून के रिश्ते में भी किस तरह का खून खराबा हो सकता है, किस तरह की लड़ाई हो सकती है सत्ता के लिए। एक तो ये जाहिर होता है, वैल्यूज कहाँ चले जाते हैं, मूल्य विचारधारा कहाँ चली जाती है, एक ये बात होती है। एक और ये बात होती है कि अल्टीमेटली पार्टी हो या परिवार हो, आपको पक्ष चुनना होगा कि आप किसके साथ जाएंगे, जिसके साथ सत्ता जा रही है उसके साथ जाएंगे, या जो सही रास्ते पर चल रहा है उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कि सत्ता जा रही है तेजस्वी यादव के हाथ में, पहले से भी थी उन्हीं के हाथ में, अब उनके हाथ में और कंसोलिडेट किया जा रहा है, पावर और पार्टी की कंसोलिडेट सत्ता, किया जा रहा है पार्टी की उनके हाथ सत्ता, में। वही पार्टी पार्टी की की सत्ता सत्ता की, आरजेडी राजद जी की ही सत्ता की बात हो रही है, बाकी वो जी सत्ता तो बहुत दूर है। वो सत्ता तो दो बार मिली, दोनों बार दूसरे लोगों की कृपा से मिली। बिल्कुल पहली बार 2015 में मिली नीतीश कुमार की कृपा से और प्रशांत किशोर की रणनीति से। 2020 में जब आप 80 सीटें जीते और एक बार सत्ता में आए तो वो चिराग पासवान की कृपा थी। ये आपने पहले ही कह दिया है कि भाई पहला ये 2025 का ही फुल फ्लेज चुनाव था जो तेजस्वी यादव को लड़वाना था, और उसमें बुरी तरह से पार्टी फेल हुई, गठबंधन पूरा फेल हुआ। इसके बावजूद सत्ता जो है पार्टी का की कमान, पार्टी की शक्ति, वो तेजस्वी यादव में कंसोलिडेट की जा रही है। अब एक तो इसमें अब बाकी अधिकतर लोग अपना पक्ष चुन लेंगे, अधिकतर लोगों को लड़ाई नहीं लड़नी होती है। पार्टी के जितने नेता बिल्कुल हैं, हम सब लोगों ने मंच पर देखा, तमाम लोग, अब जब लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों मंच पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर रहे हैं, तो कौन पार्टी का नेता बाहर जाएगा इनसे, कौन इनसे पंगा लेगा। तो जी और हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब लालू यादव जरूर तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही के भोज में गए थे, लेकिन पार्टी का दूसरा कोई नेता नहीं गया था। तो ये जो पक्ष चुनने की बात होती है, तो पार्टी एक तरह से चुनेगी कि पक्ष चुनेंगे नेता कि हम तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। इससे क्या पार्टी का कितना भला होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि पक्ष चुन लेंगे लोग, परिवार अपना पक्ष चुन लेगा, पार्टी का कितना भला होगा, राष्ट्रीय जनता दल का जी क्या भला होगा, राष्ट्रीय जनता दल का क्या भविष्य तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। उसके पहले एक बात और, हम जो प्रेम कुमार मणि के उस नोट में से एक निकाल के हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये बात कही कि लालू यादव ने, हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात हो कि अभी भी राजद के साथ जो दूसरी जातियां नहीं जुड़ रही हैं या जो दूसरी जातियां दूरी बना रही हैं, उसका कारण लालू यादव का चेहरा है। तो लालू बिल्कुल यादव खुद से भी अपने को नेपथ्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तेजस्वी यादव ने तो खुद ही उनको नेपथ्य में डालने की कोशिश कर दी थी। एक बार तो सारे, हम लोगों ने देखा है कि सारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स में से नाम हटाए गए थे। दोबारा वो बिल्कुल प्रयोग भी किया उन्होंने कि पिछड़ों की राजनीति और पिछड़ों के मसीहा की राजनीति करके वो भी देख लिया।
तो ये संभव है कि लालू यादव के दिमाग में हो कि अभी तक जो उनको लेकर के एक धारणा बनी है, या उनके पुराने नारों से, उनके सरकार के समय के पुराने कामकाज से जो एक धारणा बनी है परिवार के बारे में और पार्टी के बारे में, वो तभी समाप्त होगी जब वो सीन से पूरी तरह से हट जाएंगे। तो ये भी एक आजमा करके देख लेने की बात है कि जो धारणा बनी, हालांकि प्रशांत किशोर तो नहीं मानते हैं, हम ही लोगों के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उससे कोई चेंज नहीं होगा, लालू यादव रहे या न रहे, पार्टी के कमान में वो रहे या दूसरा कोई रहे, पार्टी की प्रकृति नहीं बदलने जा रही है, पार्टी वही रहेगी, पार्टी के लोग वही रहेंगे। सिर्फ आप एक बार सत्ता दे करके देखिए। पहचान तो सत्ता के समय ही होती है ना, पहचान तो तभी व्यक्ति की भी होती है जब उसके हाथ में सत्ता हो, जब उसके हाथ में ताकत हो, तभी व्यक्ति की पहचान भी होती है। आप अपोजिशन में हैं, बहुत कमजोर हैं, तो आप बड़े विनम्र भी बने रहेंगे, आप सबको जोड़ने की बात भी करेंगे, उस समय नहीं पहचान होती है। सत्ता में आकर के आप बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये देखने की बात होती है। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि लालू यादव एक रणनीति के तहत अपने को पूरी तरह से नेपथ्य में ले जा रहे हैं कि हमारा चेहरा हट जाए, कि अब हम नहीं रहेंगे तो हमारी लीगेसी भी नहीं रहेगी, हमारी सरकार के कामकाज की भी बातें नहीं होंगी, जो हमको लालू यादव को जो यादवों के नेता के तौर पर ब्रांड कर दिया गया है, उस तरह से ब्रांड तेजस्वी यादव नहीं होंगे, यादव और मुस्लिम के नेता के तौर पर ब्रांड नहीं होंगे। अगर लालू यादव का चेहरा हट जाता है तो ये हो सकता है कि उनकी सदिच्छा हो कि वो ये भी आजमाना चाहते हो कि बाकी जातियां जुड़े अगर हम हट जाते हैं तो ये भी देखने की बात होगी। अभी तो तुरंत इसकी परीक्षा होगी नहीं, इसकी परीक्षा तो 2029 में ही होगी, लेकिन उसके पहले एक परीक्षा और होगी जिससे पता चलेगा कि पार्टी को तेजस्वी यादव कैसे आगे ले जाएंगे। और वो परीक्षा ये होगी कि अगले 3 साल तक, अब तो 3 साल ही रह गए लोकसभा चुनाव में, 29 का चुनाव आने में अब क्या 3 साल रह गए, तो उस समय तक पार्टी को किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं तेजस्वी यादव। एक समय तक अभी भी देखिए, उन्होंने मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है और खुद अपने ही सब मालिक थे ही, पार्टी एक तरह से डिफेक्टो चीफ थे, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब क्या इस तरह का कोई समावेशन का काम वो करते हैं या नहीं करते हैं? जो समावेशी राजनीति जिसकी बात करते थे, ए टू जेड की पॉलिटिक्स की जो बात करते थे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? समावेशी पैदा होता है ना अजीत जी। देखिए, एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि बिहार में राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को देखें। आपने ठीक कहा, मंगनीलाल मंडल, राजद में पुराने लोग आते हैं और चले जाते हैं, नए लोग की एंट्री, नए लोगों का उत्साह और नए लोगों का जुड़ना यदि माई समीकरण को छोड़ दे तो कहां देखने को मिलता है? कितने दिनों पर, कितने महीनों के बाद आप कोई एक मिलन समारोह की बात सुन लेंगे और उसमें भी वो चेहरे होंगे जो थके हारे चेहरे होंगे। तो यह तो देखने को मिलता ही नहीं है। तो जो आपने कहा कि लालू यादव की सदिच्छा होगी कि जो मेरा बैगेज है जिसके कारण लोग दूर जाते हैं वो अब न हो, लेकिन इसके आगे जो तेजस्वी यादव को भी तो प्रयास करना होगा कि नए लोग जुड़े, विश्वास पैदा हो, भरोसा पैदा हो, भय खत्म हो कि नहीं हम तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए बनो। ये तो सबसे पहली जरूरत है, और हम अभी भी देख रहे हैं जिस तरह की बातें, भाई बाकी लोग अभी एक क्षेपक की तरह इसकी बात कहते, जो यूजीसी का कानून आया है, जो शिक्षण संस्थानों में समानता का को प्रोत्साहित करने के लिए, जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन जो आया है यूजीसी का, उसको लेकर के क्या किस तरह के बयान दे रहे हैं राजद के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के इन लोगों को भी ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कैसे आप समावेशी राजनीति कर रहे हैं। भाई बीजेपी की सरकार ने लागू किया है, लेकिन बीजेपी की सरकार जिसने लागू किया है उसके भी लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। एक प्रवक्ता को हमने सुना, वो कह रही थी, राजद की ही प्रवक्ता है या समाजवादी पार्टी की, कह रही थी कि इनको फंसाया जाना जरूरी है क्योंकि ये लोग 90% आबादी को जो है उनका हक नहीं देते हैं, तो फंसाया जाना जरूरी है। वर्ड्स देखिए, ये कहा जा रहा है कि इनको फंसाया जाना जरूरी है। भाई ये कम से कम कहने में तो आप संकोच बरते हैं, कहने में तो संकोच बरते हैं। हाँ, तो वो जब ये नहीं करेंगे तो फिर वही राजनीति है। फिर आप ये अगर मान के चल रहे हैं कि कभी भी आइसोलेशन की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हो सकती है, आप किसी एक जाति को, 4 जातियों को या 8 जातियों को अगर आप अलग थलग करने की राजनीति करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होती है। आप अपना पुल छोटा करते जाते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के संदर्भ में ये बात कर चुके हैं, लालू यादव के संदर्भ में कई बार ये बात कर चुके हैं कि आप अपना पुल छोटा मत करिए, आप बड़ा करिए उसको। कहते भी हैं कि हम ए टू जेड की बात राजनीति करेंगे, माई बाप की राजनीति करेंगे, और व्यवहार में करते नहीं है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। ये सबसे पहली चुनौती, कई चुनौतियां हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उनके ऊपर कई चुनौतियां हैं, वो अपोजिशन में है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चुनौती नहीं है।
पार्टी उनकी बिल्कुल। चुनौती थी चुनाव की, तो वो चुनाव की चुनौती में वो पार पा गए, सरकार बन गई। हुँ, अब उनके सामने जी। कोई चुनौती नहीं। हुँ, आप विपक्ष में हैं, चुनौतियां आपके सामने हैं। आपको अपनी पार्टी को नया रूप देना है, न्यू आरजेडी, नया राजद आपको बनाना है। तो वो बिल्कुल। क्या दृष्टि लेकर के आते हैं नया राजद बनाने के लिए? अगर हुँ, इस सदिच्छा में आपके पिताजी ने आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है कि आप पार्टी को नया रूप देंगे, जो पुराना 25 साल पुरानी पार्टी है, उस 25 साल पुरानी पार्टी के जो सिद्धांत रहे हैं, जो नीतियां रही हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, उसकी सरकार के जो कामकाज हैं, उनसे अलग हट के आप क्या नया रूप पार्टी को देंगे? इसमें हुँ, एक दो बातें वो चाहें तो अखिलेश यादव के यहाँ से कुछ चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल। 2012 में ज्ञानेश्वर जी जब अखिलेश यादव आए, बाहर से पढ़ के आए थे और जब राजनीति में सक्रिय हुए 12 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने अपने पिता की 2 नीतियां बदली थी। जी। उनके पिता जो थे मुलायम सिंह यादव, वो अंग्रेजी के विरोधी थे और ये हुँ, पुराना समाजवाद का प्रेम था, लोहिया के ज़माने से अंग्रेजी का विरोध किया जाता था, उसको साम्राज्यवाद की भाषा मानते थे लोग। तो हुँ, वो उन और दूसरा विरोध मुलायम सिंह यादव का कंप्यूटर से था। तो हुँ, अखिलेश यादव ने अपनी नीति बना करके कहा कि नहीं, अंग्रेजी का विरोध नहीं होगा, कंप्यूटर का विरोध नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने उस समय कहा और नौजवानों को ये बात अच्छी लगी कि भाई लैपटॉप हुँ, बाँटे जाएँगे, कंप्यूटर जो है का विरोध छोड़ करके, अंग्रेजी का विरोध छोड़ करके उन्होंने कहा कि बल्कि अंग्रेजी में पढ़ाई होनी चाहिए है ताकि लोगों के भविष्य के अवसर बनेंगे। और हुँ, वो उस 2012 का एकमात्र चुनाव है जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। तो फिर बिल्कुल। 2-1 चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं। अभी फिर एक बार अपनी पार्टी का स्वरूप बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। माफ़ जी, करिएगा, अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव। वो उन्होंने विजन इंडिया करके एक कार्यक्रम किया है उड़ीसा में और हुँ, भुवनेश्वर में। उससे पहले विजन इंडिया उन्होंने बेंगलुरु में किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नौजवानों को न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कुछ सबक उधर से लेना चाहिए। उन्होंने अभी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है महंत शुभम गिरी को। हुँ, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाया है अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से सीखें। पुरानी चीजें, बहुत सारी पुराने विचार हैं जो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसको नया रूप देने की या उनसे पीछा छुड़ाने की जरूरत है। खाली लालू यादव का नाम या चेहरा हटा देने से पार्टी नहीं हो जाएगी। और मौका भी तो गंवाते चले जाते हैं ना अजीत जी, तात्कालिक मौका। देखिए अभी कितना बड़ा मौका मिला था जहानाबाद मसले पर, जो बिल्कुल। छात्रा के साथ यौन हिंसा हुई और जिस तरीके की बर्बरता हुई और जिस तरीके से पुलिस ने तथ्यों को छुपाने का अपराध किया, फिर सब कुछ सामने आ गया। तो तेजस्वी यादव यदि चाहते तो यह बात स्थापित होती कि तेजस्वी यादव ए टू जेड के न्याय के पक्षधर, जाति देखकर नहीं बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। और फिर यदि तेजस्वी यादव आ गए होते तो वह क्रेडिट प्रशांत किशोर को नहीं मिलता कि बंद पड़ी फाइल प्रशांत किशोर के कारण खुली। आज क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल रहा होता कि तेजस्वी यादव ने इतना बोला कि सरकार को जांच करनी पड़ी, डीएनए टेस्टिंग तक बात गई। और यह मैसेज देखिए, उस मगध में और उस भोजपुर में आप चुनाव हारे, जो 2020 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि देने वाला क्षेत्र था। तो तेजस्वी यादव मुद्दे भी छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब आप 2020 कह रहे हैं, 24 क्यों भूल रहे हैं? 24 भी तो मगध में ही आपको बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में आपको जो भी सफलता मिली वो वहीं से मिली, मगध से सफलता जी। मिली, वहीं आपके लोग हम्म, जीते, एमपी जितने जीते। तो आप हम्म, वहां भी चुनाव हार गए। एक मुकदमा, ये एक ऐसा केस था जो आपके सर्व समाज के नेता के तौर पर सब लोग आपके पीछे खड़े होते, चूंकि आप नेता हम्म, प्रतिपक्ष हैं, आप इस मुद्दे को उठाते तो। और दूसरे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कानून व्यवस्था का से जुड़ा भी एक मामला था जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उठाते तो सरकार जी। को आप कटघरे में खड़ा करते। वो भी हम्म, गंवा दिया। और हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं किस तरह से मनरेगा को समाप्त करने का जो कानून आया है मजदूरों के हम्म, लिए, मजदूरों के हितों पर इतनी बड़ी चोट है। लेकिन उसकी लड़ाई आपने देखी होगी, तस्वीर राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की गमछा बांध करके, हाथ में कुदाल लेकर के, और प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन वो लोग उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव हम्म, कहां लड़ रहे हैं? 14-15 करोड़, 18 करोड़ तक मैन डेज क्रिएट किए गए हैं एक एक साल में बिहार में। इतनी नौकरियां, जब इतना तेजस्वी रोजगार यादव की मिला है लोगों सुरक्षा घटाई गई अजीत जी, जब तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई, तो मैंने एक बड़े नेताजी से और एक बड़े पुलिस पदाधिकारी से पूछा कि आप लोगों ने ये क्या किया, क्यों संदेशा देते हैं? को। तो उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी जी घर से तो निकले, तब तो सुरक्षा कारणों की विवेचना हो कि सुरक्षा की वास्तविक जरूरत क्या है। वह अति विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, जो अत्यधिक पहरे वाला क्षेत्र है, वहां कौन उनको खतरा है। तो घर से निकलना शुरू करें, सुरक्षा समिति फिर से समीक्षा कर लेगी। तो देखिए, यह अवधारणा यदि आप बना रहे हैं
और आपके बारे में बन रही है कि आप घर में ही कैद रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो फिर क्या जरूरत, यह तथ्य तो सामने आएगा ही आपके विरोधियों का। हाँ, बिल्कुल, तो जो राजनीतिक मुद्दे हैं आप वो भी छोड़ दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा कम हुई, आप इसका भी इसी का मुद्दा नहीं बना सके। जी। आप सुरक्षा ही लौटा देते थे, भाई क्या जेड हम्म, प्लस हमको वाई भी नहीं चाहिए, आप रख लीजिए अपनी सुरक्षा, हमको हम्म, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। भाई नेता को बिल्कुल। तो राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए है, आपको हम्म, इतने मौके मिलते हैं, इतने फुल टॉस बॉल मिलते हैं, आप उस पर छक्का चौका कुछ भी नहीं मार पाते हैं, आउट हो जाते हैं आप ऐसे हम्म, इतनी आसान गेंदों पर भी। तो ये जो उनकी राजनीति है वो उनको पीछे ले जा रही है। अब नई जिम्मेदारी के साथ जब वो आगे आएंगे तो नए सिरे से उनका आकलन होगा, जिसमें सबसे पहले उनको ये अपनी पार्टी की छवि बदलनी है, पार्टी का संगठन बदलना है, पार्टी को पुराने बैगेज से, सिर्फ लालू यादव की जगह आप आ जाएंगे तो उससे पार्टी पुराने बैगेज से मुक्त नहीं होगी। हम्म, आप उसको बदलने के लिए क्या-क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आप अपना जो संगठन बनाते हैं, उस संगठन में किस तरह से लोगों को जगह देते हैं, कितने लोग शामिल किए जाते हैं, उनको एक्चुअल अधिकार क्या दिए जाते हैं, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं ग्राउंड पर उतर करके काम करने के लिए। ये तमाम अपोजिशन के नेता के पास तो तमाम चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप बिल्कुल। सदस्यता अभियान चलाइए, आप गाँव-गाँव जाइए, आप यात्राएँ करिए, आप घर में बैठे हैं, नीतीश कुमार इस बुढ़ापे में और सेहत खराब सेहत में यात्रा कर रहे हैं। और हम्म, आपने चुनाव के बाद यात्रा ही नहीं की, आप चुनाव के बाद ही यात्रा करने निकलते। आपको 38% वोट आया है, उसी के लिए लोगों को आभार जता देते जाकर के कि आपने हमको 38% वोट दिया। भले सीटें हम्म, हमारी कम है, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपके मुद्दे उठाएँगे। तो अपोजि हम्म, आप फिर अब यही वही बात होगी, हम लोग चर्चा करते रहेंगे और तेजस्वी यादव फिर इन चुनाव के समय एक्टिव होंगे। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो एकदम से एक्टिव होंगे, हेलीकॉप्टर आएगा, उनकी रैलियाँ होंगी, वो सब करेंगे, हो जाएगा। राजनीति उस बिल्कुल। तरह का काम, राजनीति चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ना तो राजनीति का एक पार्ट होता है। हम्म, राजनीति करने वाले 24 घंटा राजनीति करते हैं, जिस तरह से लालू यादव करते थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव करते हैं, ये नीतीश कुमार करते थे। तेजस्वी यादव उसका 10% 5% भी तो करके दिखाए। हम्म, उनसे बेहतर राजनीति तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वो राजनीति भी आप लोगों से मिलने का आपका कोई टाइम तय नहीं है। आप 12 बजे, लोग एक धारणा बनी हुई है जो अभी आपने कहा कि वो घर से नहीं निकलते हैं, तो घर से हम्म, तो नहीं निकलना एक पब्लिक की नज़र में है। ये भी कहा जाता है कि लोग आकर के आपके घर में बैठे रहते हैं कैंपस में, लॉन में, आप 12 बजे के पहले निकलते ही नहीं है लोगों से मिलने। नहीं, वो तो कहते ही हैं लोग ना कि लालू यादव से मिल ले सकते हैं आप, मिल भी लेते हैं लोग, लेकिन तेजस्वी यादव से उनके ही विधायक मिलने में बहुत परेशानी है भाई। किसको किसको फोन करना पड़ेगा। और देखिए, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया होगी। अब जो लालू यादव अधिकार सहित वरीयता थी, जिस तरीके से वह सोनिया गांधी से बात कर लेते थे, राहुल गांधी से बात कर लेते थे, ममता बनर्जी से बात कर लेते थे, हेमंत सोरेन से बात कर लेते थे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपकी ताकत इतनी है, मौजूदा ताकत, क्या आप अधिकार सहित कह सकेंगे। देखिए, 2020 में लालू यादव ने 70 सीटें ले ली थी, और यदि आपने 2025 में खेला करने की कोशिश की तो आप भी डूबे, आरजेडी भी डूबा, और साथ में जमीन की पार्टी माले भी डूब गई। हैं? तो आपका जो कैनवास बड़ा हुआ है, उसके लिए अपने आप को भी आपको बड़ा करना होगा, और अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना होगा, इतना आसान नहीं है। उनको सबसे पहले तो अपनी एक अथॉरिटी बनानी होगी जी। और वो अथॉरिटी बनेगी जब आपके पीछे परिवार खड़ा होगा, पार्टी खड़ी होगी। अभी हम्म, तो तुरंत कोई चुनाव नहीं है जो हम कहें कि आप चुनाव नतीजे दिखा करके अथॉरिटी बनती है। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बनती है, कोई साथ दे न दे। हम्म, लेकिन आपको कोई चुनाव भी है नहीं जहां से आपकी अथॉरिटी बने, तो उससे हम्म, पहले आप अपनी अथॉरिटी बना सकते हैं, लोगों को जोड़ करके, अपना समर्थन दिखा करके, जनता के बीच जा करके आप अपनी अथॉरिटी बना सकते हैं। अगर हम्म, आपने अपनी अथॉरिटी बना ली, आपको एक लोकप्रिय नेता के तौर पर स्वीकार किया गया, तभी आपकी बात लालू यादव में राहुल गांधी भी सुनेंगे या ममता बनर्जी या हेमंत सोरेन भी सुनेंगे, नहीं तो कोई बात बिल्कुल। आपकी नहीं सुनेगा। हम्म, आपकी अभी तक की पहचान ये है कि आप लालू यादव के बेटे हैं। हम्म, लालू यादव के बेटे के नाते आपको सारी चीजें मिली हैं। अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए आपने अभी क्या किया है? चुनाव के हम्म, समय सभाओं के अलावा आपने क्या किया है? तो ये एक बड़ी उनके साथ चुनौती ये भी है कि वो अपनी अथॉरिटी बनाए, एक नेता के तौर पर अपनी छवि बनाए, और वो छवि बनानी आसान नहीं होगी। उसके लिए बहुत बिल्कुल। मेहनत करने की ज़रूरत होगी। राहुल गांधी की भी छवि जो है, राहुल हम्म, गांधी भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी के बेटे के तौर पर पार्टी में बहुत दिन राजनीति करते रहे, मालिक की तरह सरकार चलाते रहे जब मनमोहन सिंह हम्म, थे, लेकिन जी। अथॉरिटी नहीं बनी। एक हम्म, अथॉरिटी बनी जब उन्होंने पदयात्रा की, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की 2022 में। उस यात्रा के बाद जो अचानक उनकी लोकप्रियता में, उनकी एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ा
अंतर आया था, और उसके बाद ही पार्टी उनकी 100 सीट जीती, नहीं तो 44 और 52 सीट जीती थी 2 चुनाव में। दोनों बिल्कुल। चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीट जीती पदयात्रा के बाद वाले चुनाव में। तो हम्म, आपको अपनी लोकप्रियता दिखानी होगी, लोगों के बीच अपना एक्सेप्टेंस दिखाना होगा, अपनी अथॉरिटी बनानी होगी पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर। अपनी एक ऐसी टीम बनानी होगी जो टीम लोगों को भरोसा दिलाए कि हाँ, ये अच्छी टीम बनाई है उन्होंने, कुछ तो अच्छा होने का मैसेज जाना चाहिए। और बिल्कुल। ये एक सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी, जिसकी तरफ रोहिणी आचार्य ने इशारा किया है। चुनाव के बाद अगर आप ईमानदारी से नतीजों की समीक्षा करते, तो आज वो तमाम सलाहकार आपके इर्द गिर्द नहीं बैठे होते जिनकी वजह से आप चुनाव हारे हैं, जिनकी वजह बिल्कुल। से आपके डिसीजंस गलत हुए। तो आप हम्म, कैसे एक सीरियस नेता के तौर पर आपको लेगा जब आप इसी तरह का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप अपने सलाहकारों के बंधक बने रहेंगे, तो फिर हम्म, आपको कौन सीरियस नेता मानेगा? हम्म, आपके सलाहकार जो थे वो तो सब वहीं बैठे हुए हैं। अभी भी आप वहीं बिल्कुल। आपकी तरफ से आपके बिहाफ में बयान दे रहे हैं, आपके परिवार के लोगों के बयानों पर टिप्पणी कर रहे हैं और आपकी राजनीति को लेकर के बयान दे रहे हैं। हम्म, तो परिवार में भी आपने इस मतलब एक तो होता है ना कि दुख के समय, खराब समय में भी परिवार एकजुट होता है। तो हम्म, आपने आपके साथ वो भी हुआ तो आपने एकजुट नहीं किया। जब अच्छे दिन थे तभी आपने एकजुट नहीं किया। जब पावर था आपके जी, पास तो आप इस तरह से कंजूसी से हाथ पकड़े रहे कि किसी को कुछ नहीं देना है। हम्म। और जब दुख का समय, जब हारे चुनाव, बुरा समय आया, तब भी आपने परिवार को जोड़ने और की नीतीश कोशिश की। कुमार से ही सीख लेते ना, आरसीपी सिंह का ही प्रकरण है कि जब आरसीपी सिंह समझने यह लगे कि पार्टी उनकी हो गई, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने लगे, तो नीतीश कुमार ने कैसे उन्हें किनारा किया और फिर चुनावों में यह स्थापित किया कि हम आपके बिना जीतते हैं, पार्टी हमारी है, चेहरा हमारा है, बिहार की जनता का भरोसा मुझ पर है। और देखिए आज जब आरसीपी सिंह को लाने की फिर से बात हो रही है, नीतीश कुमार ने हाँ कहा है कि नहीं कहा है, यह अलग बात है, लेकिन विभाजन रेखा खींची हुई है। तो आप तो कोई समीक्षा भी नहीं करते कि हाँ, जिन लोगों ने जिन लोगों ने आपके लिए रणनीति बनाई, जो चाणक्य बने, उनके चाणक्य नीति का हुआ क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं। जी। आप अभी मान ही नहीं रहे कि आप चुनाव हार गए हैं और आप 25 सीट हुँ, पर आ गए हैं। हम मजबूत हुँ, है, मजबूत है, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को जो गठबंधन को, समूचे गठबंधन को जो वोट मिला है, वो हुँ, एक वोट आधार आपका मोटे तौर पर सुरक्षित है, लेकिन उस वोट आधार पर तो आपको कोई कामयाबी नहीं मिलनी है। बिल्कुल। कोई कामयाबी नहीं मिलनी है। अगर आमने-सामने के चुनाव में तो आप हमेशा इतने ही पर रहेंगे। तो इस मजबूती का हुँ, क्या मतलब? और फिर हुँ, एक समय के बाद ये मजबूती आपकी समाप्त होती है। हमको हुँ, ध्यान है 2014 के चुनाव में 20 पर लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को 20% वोट आए और एक भी हुँ, सीटें नहीं मिली। तब भी जी। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम लोग मजबूत हैं, 20% वोट आया है। हुँ, आज उस पार्टी के पास 9% वोट है। तो आप कह रहे हैं कि आप 37-38% वोट से आप मजबूत हैं। आप यकीन मानिए कि आप जिस राजनीति के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर यही राजनीति तेजस्वी यादव करते रहेंगे, अगली बार पूरा गठबंधन उनका 30% वोट से कम नीचे आ जाएगा और हुँ, धीरे-धीरे उनकी पार्टी राजनीति सब समाप्त हो जाएगी। हुँ, तेजस्वी यादव के पास कोई नई दृष्टि अभी तक नहीं दिखी है और जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति लालू यादव ने की थी, जिस तरह का सामाजिक समीकरण लालू यादव ने अपने शुरुआती दिनों में बनाया था, या जिस तरह का सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उस तरह के सामाजिक समीकरण के बगैर चुनाव में, राजनीति में सर्वाइव करना नामुमकिन है। लेकिन बिल्कुल। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी दृष्टि, कोई ऐसी दूरदृष्टि नहीं दिख रही है जिससे लगे कि वो कोई इस तरह का नया सामाजिक समीकरण बनाने जा रहे हैं या कोई नया हुँ, विचार लेकर के आ रहे हैं, अपनी पार्टी को नया रूप देने जा रहे हैं। भाई आज हर पार्टी, हर 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 पार्टी के मुंह से जेन जी सुनने को मिल रहा है। जी। जेन जी हो रहा है, या हुँ, मिलेनियल यूथ की बात प्रधानमंत्री ने की, नितिन नवीन को 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया भारतीय जनता हुँ, पार्टी ने। जो हम अभी तक हम नजर दौड़ा करके देख लिए, एक आप उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को छोड़ दें, या हुँ, तो हमको कोई दूसरा ऐसा नहीं दिख रहा है जो तेजस्वी यादव से यंग हो और इस यंग एज में इतने बड़े पद पर रह चुका हो। 2 बार उप बिल्कुल। मुख्यमंत्री रह चुके, 3 बार हुँ, आप नेता प्रतिपक्ष चुने गए और आप हुँ, सबसे यंग व्यक्ति हैं। तो आप क्यों नहीं जेन जी को जोड़ने के लिए ही कोई अभियान शुरू कर रहे हैं? क्यों नहीं आप नए नए नया समर्थक, नया मतदाता समूह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ? हुँ, ये क्या बुरा है इसमें? आपको कोशिश करनी चाहिए ना। जो क्या जुमला समझता है नई पीढ़ी के लोग, जो एआई समझता है, जो आज न्यू टेक्नोलॉजी समझता है, जो सॉफ्टवेयर और कोडिंग जानता है, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनसे ये आप लुभा सकते हैं। प्रधानमंत्री और 75 साल सोचिए की उम्र में ज्ञानेश्वर जी। योगी आदित्यनाथ योगी हैं और धर्म ग्रंथ और धर्म पुराण की बात करते हैं, लेकिन जब चुनौती है तो वह कह रहे हैं कि नोएडा को हम दूसरा गुड़गांव बनाएंगे और दूसरा बंगलोर बनाएंगे और उस दिशा में प्रयास चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ योगी होकर
उस रास्ते में जेन जी की चुनौतियों को समझ सकते हैं और आप सबसे युवा होकर चुनौती नहीं समझ पा रहे हैं? भाई सबसे युवा है, मतलब हम तो प्रधानमंत्री को हम लोग देखते हैं ना, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, 12वीं के बच्चों जी, को, 10वीं के बच्चों को, उसका क्या मतलब है? राजनीति है उसमें, हुँ, कोई ऐसा नहीं है ये। बिल्कुल, बाकी जो सद्भाव वाला चीज़ जो सोचते हैं, हो सकता है कि उनको हो कि हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हुँ, राजनीति असली चीज़ है कि वो 10वीं 12वीं का बच्चा जब 18 साल का होकर के वोट डालने आएगा, तो उसके दिमाग में बात रहेगी कि हमको ये एक नेता है हमारे देश के। तो हुँ, तेजस्वी यादव जेन जी को जोड़ने के लिए, मिलेनियल यूथ्स को जोड़ने के लिए, अपने एज ग्रुप के लोगों को जोड़ने के लिए कोई अभियान शुरू कर दें। पार्टी को हुँ, नया रूप देने का अभियान शुरू कर दें। नए 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 आइडियाज ले आए अपने। क्या आइडियाज हो सकते हैं आज की तारीख में? इकोनॉमी हुँ, डिस्ट्रेस्ड है, एकदम आदमी डिस्ट्रेस्ड है। महंगाई से लोग बिल्कुल, परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। मतलब हर तरह से लोग तनाव में हैं, दबाव में हैं कई तरह के लोग। कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। सोना रख करके कर्ज लेने की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है। लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं जी, है कि लोग बहुत खुश हैं लोग। शिक्षा की हुँ, व्यवस्था से लोग नाखुश हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से तो बहुत ही लोग नाखुश हैं। बिहार की इकोनॉमी से आप बताइए, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश आज भी बिहार है। और आप हुँ, इतने मुद्दे हैं, आप यूथ हैं, आप इन सबको लेकर के जाइए। मुद्दों के आधार पर 2-3 चीजें बहुत प्रिसाइजली हम कहें ज्ञानेश्वर जी, नए मुद्दे तलाशिए, नए जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अपनी पार्टी को बिल्ड करिए, समाजवादी विचार के साथ बिल्ड करिए कि ये समाजवाद की धारणा रही है और इस धारणा पर हम नए इश्यूज, इकोनॉमी के इशू ले आ रहे हैं। इकोनॉमी के इशू ले हुँ, आइए, प्रौद्योगिकी के इश्यू ले आइए, टेक्नोलॉजी के, एआई के, इन सब चीजों के यूथ को जोड़ने की कोशिश करिए। तो पहला इकोनॉमी, इकोनॉमी से आप सभी समाजों को जोड़िए, एआई से यूथ को जोड़िए, कास्ट का बैरियर अपने आप टूट जाएगा। महिलाओं को जी, जोड़ने के लिए आप कुछ करिए, पार्टी की धारणा बदलिए, पार्टी के प्रति जो राय है वो बदलिए, पार्टी को नया रूप दीजिए। आप राष्ट्रीय बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, देर सवेर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, लालू यादव का हुँ, शैडो आप हटा ही रहे हैं। तो हुँ, चुनौतियां हैं, समय भी है आपके पास। अगर इस समय में इन चुनौतियों को एड्रेस करते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को, न्यू टेक्नोलॉजी को, यूथ को, और आप एक सर्व समाज को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए मौका बने। नहीं तो बिल्कुल, प्रेम कुमार मणि मान रहे हैं कि ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम किसी पार्टी के अस्तित्व समाप्त होने की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर चुनौतियों को नहीं स्वीकार किया, तो फिर इतने कमजोर हो जाएंगे जिसका कोई कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी राजनीति में। तो फिर इतने कमज़ोर हो जाएँगे। देखिए उम्र तो है, उम्र आपके पास बहुत बचा है राजनीति करने को, लेकिन नए ज़माने की चुनौतियों को, उसके साथ आपको कदम-ताल मिलाने होंगे तभी राजद बढ़ेगा और जिनसे धोखा मिला है या जिनकी नीति गड़बड़ है, जिनकी नीतियों के कारण फेल हुए हैं, उनकी समीक्षा भी आपको करनी होगी। परिवार का एका कैसे भरे यह भी देखना होगा, तब जाकर राजद की जान में जान आती है, नहीं तो सब कुछ सामने ही है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, एंड एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।